हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पिया नॉलेज रिसर्च सेंटर। एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 5 जो क्लास 10 का है। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे यूपीएससी और अदर पीसीएस के बेस पे। इसके थ्रू आप मेंस में आंसर राइटिंग अच्छा कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती है। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी। तो ठीक है। तो एनसीईआरटी के अवॉइड करना मतलब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। बिना एनसीईआरटी के तो कल्याण होना ही नहीं है, क्योंकि बेसिक चीजें तो आपको यहीं पर मिलेंगी स्टोरी के थ्रू। हर छोटे छोटे पॉइंट को आप जब महसूस करोगे, देखोगे कि पीवाईक्यू का क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, उसके बाद एनसीईआरटी को भी देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आते हैं। तो चलिए, इस पे ज्यादा डिबेट ना करते हुए हम जो है अपने लक्ष्य को भेदने के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए बने हुए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, लोकतंत्र के परिणाम। इसके पहले आपने लोकतंत्र वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे हम इसके परिणाम क्या होते हैं लोकतंत्र सरकार के। तो लोकतंत्र के परिणाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये लेसन 5 है। तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें? क्या आपको याद है कि मैडम लिंग 2 की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसे बात की थी? तो आपको एक क्लास 9 का याद है ना, वो जो पढ़ाया गया था कि लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बेहतर बताया गया था, क्योंकि यह नागरिकों की समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, टकराव को इसमें फैसले में बेहतरी आती है, टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है, और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या ये उम्मीद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में पूरा होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन में कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी उल्टी नहीं होती, सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता है। यह दुनिया के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारक भी हैं? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इसके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही ये अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामलों में ये देश एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इनका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है। और एक जगह तो उपलब्धि हो और दूसरी जगह उसी तरह दिखे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? तो कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, उससे हम चीज की उम्मीद करते हैं, और लोकतंत्र के प्रति इतनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब हमारी कुछ उम्मीद पूरी नहीं होती, तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही रह गए रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीजों का हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ देकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उनके चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं है, नहीं नहीं होता है, जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम कुछ चीजों की जांच करें, उम्मीद करें कि उम्मीद हर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। तो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। तो इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता है कि
यह भी सवाल आता है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है। लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र बातचीत और मोल-तोल के आधार पर काम चलता है। क्या हमारी लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली हो जाती है? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेजी से फैसले लेती है, लेकिन ये सरकार ऐसे फैसले भी ले लेती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब तक फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और ज़्यादा प्रभावी होगा। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक़्त लगता है वो बेकार नहीं जाता है। और दूसरे पहलू पर नज़र डालिए, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानूनों के अनुरूप होने चाहिए। अगर कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता कर सकते हैं। उसे यह सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उनके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर करते हैं तो उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानूनों को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। यह उम्मीद भी कर सकते हैं लोकतंत्र सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने को खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेगी। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों का खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिक का सूचना का अधिकार। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतंत्र व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिक के साथ चुनाव सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इसकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों में करते हैं तो इन क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से ये उम्मीद करना उचित है कि लोगों की ज़रूरत और उनकी मांगों का ध्यान रखने वाली और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन 2 मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकार की निकट प्रभावशीलता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ ही इस पर ध्यान देना है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है। यह कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है। ये वह शासन व्यवस्था है। ये सुस्त हो सकती है, कम कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है और ये देख सकते हैं अपने देश के लिए लोकतांत्रिक विविधता बहुत कम लोगों की संदेश, तो ये सब देख लीजिए मैप में। तो लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। इस कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी है जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने के लिए लोकतंत्र की इतनी क्षमता लोकतंत्र का एक परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाहियों के कामकाजों की तुलना करें, तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। यह अकेली इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारणों मसलन देशों की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर यह उम्मीद कर सकते हैं कि इन मामलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही में नहीं पिछड़े में है। तो तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर
अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इनके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य सकारात्मक फायदे हैं। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा 2000 से 2006, धनी को इतना मिला, बीच के इतना मिला, गरीब को कुछ नहीं मिला। तो लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं, तो इसको देख लें। तो लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाले बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में कुछ प्रमाण दिए गए हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, इतना कैसे नीचे गिर गए, देख सकते हैं, तुम ही बताओ। आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, भोग से। और चार्ट बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण और अफ्रीका, ब्राजील जैसे देशों में 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जे हैं, जबकि सबसे नीचे से के 20% लोग राष्ट्रीय आय के 3% हिस्से से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाते हैं। ये देख सकते हैं चार्ट। अब सभी लोकतांत्रिक शासन, सभी तानाशाहियों का विकास दर देख सकते हैं। तानाशाही के गरीब देश और लोकतांत्रिक देश, मतलब सबसे कम लोकतांत्र सरकार का है। देशों का नाम है और आर्थिक आय में प्रसिद्धता है। दक्षिण अफ्रीका का देख लीजिए, ब्राजील, रूस, अमेरिका और इनका देख लीजिए। ठीक है। असमानता और गरीबी में कमी। तो आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेजी से हो, तब क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक समानता को बढ़ाना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने के अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है और प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानताओं में भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात में बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में इनका हिस्सा भी बढ़ता है। समाज के सबसे निचले हिस्से को लोगों को लिए जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती जाती है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पुस्तक में आपने पढ़ा, भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा। हमारे मतदाताओं गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ नहीं धोना चाहती है। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती है जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है, जिनके अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। तो क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिक के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्याय में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा है कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने के लिए की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटकों या हिंसक के रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है।
यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे-सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करना जरूरी होता है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय को कोई अस्थायी चीज नहीं होती है। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक लोकतांत्रिक नागरिक को किसी न किसी अवसर का बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतंत्र शासन उसी व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। ये संघर्ष देख सकते हैं, हेलमेल देख सकते हैं। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। तो नागरिकों की गरिमा और आजादी की बात करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों को सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोग को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज के लंबे समय तक गुलामी में रहे, उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण लें तो दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया तो औरत के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव नहीं था, क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी और गरिमा के न तो वैधानिक रूप से मान्य है, न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होता है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया जाता है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इसके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र में लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। वह एक जांच से खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वह लोग वे और लाभों की मांग करने लगते हैं, लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण कि जब हम उनसे लोकतंत्र के काम काज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बना रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता है, साथ ही ये लोगों के प्रजा के नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और उनके हितों को भी प्रभावित करता है। तो ये रोज प्रेरणा का स्तंभ है। बहन जी, ये सीट मेरी है। यहाँ पर देख सकते हैं रोजा पार्क्स और नैतिक साहस की बात हो रही है। सब ये चित्रों के द्वारा समझाए गए हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है और आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको इस सब राजनीति के बारे में जानकर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने गरिमा का ध्यान रखते हुए प्लीज प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सामाजिक व्यवस्थाओं के सामंजस्य लोकतंत्र क्या है? क्या लोकतंत्र सरकार अच्छी है या जो गैर लोकतांत्रिक सरकार अच्छी है? ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी आपकी राय क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।